Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम आगे ऑलमोस्ट 2-3 सम कर चुके हैं, थियरी का पार्ट भी हमने ऑब्जर्व किया है और अब जो देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आज हमारे इस सेक्शन में। और आज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हैप्पी एंडिंग भी ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें जो सम देखना है वो है सम नंबर 6 नंबर एंड 9 नंबर ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम देख लेते हैं। पेज नंबर 152 पे है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पोटैटो इज स्टेल मतलब वासी, ठीक है, नॉट फ्रेश, इन अ लॉट ऑफ पोटैटोज इज 1/4। ठीक है, अ पर्सन रिक्वायर्स 5 गुड पोटैटोज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट 5th गुड पोटैटो व्हेन ही इंस्पेक्ट्स 9th पोटैटो। अब पोटैटो कैसा चाहिए? गुड चाहिए। ठीक है, यानी जो कंसिडर करना है हमें सक्सेस वो क्या होगा? डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। लास्ट लाइन से पहली लाइन में प्रोबेबिलिटी किसकी दी है वो नहीं देखना है, हमें देखना क्या है कि क्वेश्चन में किसके लिए पूछा गया है। तो पूछा गया है 5th गुड पोटैटो। ठीक है, सबसे पहला काम होगा हमारा सम नंबर 6 एंड 9 सेम है, होमवर्क में 9 नंबर दूंगा मैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर गुड पोटैटोज एज सक्सेस। सो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, खाली फर्क क्या पड़ेगा तो जो अब तक हम P मिलता था हमें स्टार्टिंग में उसकी जगह पे यहाँ पे Q मिलेगा, ज़्यादा समय से है नहीं। सो प्रोबेबिलिटी जो दी गई है वो लिखनी है। फिर सबसे पहले कंसिडर करो द प्रोबेबिलिटी दैट अ पोटैटो इज स्टेल इज 1/4 है। आप 1/4 रहने दे सकते हो या 0.25। अगर 1/3 2/3 ऐसी वैल्यू दी जाए तो 4 डिजिट में लिखना 0 पॉइंट करके, तो आपका आंसर बुक के हिसाब से ऑलमोस्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है खास ध्यान रखना है, ऊपर गुड है यहाँ पे स्टेल है, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में कहा था या तो P दिया जाता है या तो Q दिया जाता है। यहाँ पे P नहीं दिया उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है Q। रिजल्ट सेम है। ठीक है, Q की वैल्यू दी जाए तो वी नो दैट P प्लस Q इज ऑलवेज 1, तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75। ठीक है, P मिल चुका है, Q मिल चुका है। पहले हमें ज़्यादातर P दिया जाता है, 99% एग्जाम्पल्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही होती है। इस सम के अंदर थोड़ा सा अलग पार्ट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जाते हैं। ही विल गेट 5th गुड पोटैटो, यानी हम लिखते हैं उस तरह से फॉर्मेट में, ही वॉन्ट्स 5th good potato when he inspects 9th potato। ठीक है, तो काम एकदम सिंपल है। यहाँ पे छोटा नंबर यानी n, सक्सेस हमेशा टोटल ट्रायल से कम ही होता है। n प्लस एक्स इज 9, तो n की जगह पे मैं रख देता हूँ y प्लस एक्स इज 9, सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 4, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 4। ठीक है, x मिल चुका है अब हमें। अब आगे का काम एज यूजुअल, हमारी फॉर्मूला हो रहा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। P ऑफ x की फॉर्मूला n प्लस एक्स माइनस 1 सी एन माइनस 1 P रेज टू n Q रेज टू x। ठीक है, फॉर्मूला रेडी हो गई है, वैल्यू सभी रेडी है, खाली सब्सटीट्यूट करना है, कैलकुलेशन करनी है। थोड़ा सा कैलकुलेटर, n प्लस एक्स हम सीधा रख देंगे, n प्लस एक्स यानी 9 माइनस 1, सी स्मॉल एन यानी 5 माइनस 1। P की वैल्यू ध्यान रखना है, जल्दी में 0.25 नहीं लिखना है, P नीचे है यहाँ पे 0.75 रेज टू n यानी 5 एंड 0.25 रेज टू हमें दिया गया है x यानी 4। ठीक है, तो कैलकुलेटर G की ज़रूरत पड़ने वाली है अब हमें। सो हियर इट इज़, तो 9 माइनस 1 यानी होगा 8C4। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 8 से 4 स्टेप तक जाना है, 4 तक नहीं, 8 यानी पहला, 7 दूसरा, 6 तीसरा एंड चौथा होगा 5। 4 स्टेप रिवर्स जाओ, नीचे 4 फैक्टोरियल या कह सकते हो 4 3 2 1। ठीक है, तो इजीली आप डायरेक्ट भी कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर। 8 कैंसिल हो गया एंड 3 2 6, 5 2 10, 10 इंटू 7 यानी 8C4 आएगा 70। 0.75 रेज टू हमें करना है
0.75 रेस टू करना है 5, तो मल्टीप्लाई करना है हमें 0.75 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, आप इंटू करके कर सकते हो सीधा। तो जो आंसर हमें मिलेगा चेक कर लेना ज़रूरी है। सो 1 2 3 4 एंड 5, तो वो जो आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 4 डिजिट तक लिखेंगे 2373 आएगा एंड 0.25 रेस टू 4 है, तो इंटू करना है हमें 0.25 रेस टू 4, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 0.3906, ठीक है, 0.003976। है, ठीक है। सो आंसर हमें मिल रहे हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करना है सिंपली 70 इंटू 0.23 0.2373 इंटू 0.0039, तो जो आंसर है वो हमें मिल रहा है ऑलमोस्ट 0.0648 जैसा मिल रहा है। बुक के अंदर आंसर 9 है क्योंकि उन्होंने 1/4 कंसिडर किया है, इट इज़ ओके। तो हम लिख सकते हैं दैट इज़ 0.0647 करके है और अप्रॉक्सीमेटली पीछे 5 से बड़ा डिजिट है, तो मैं लिख सकता हूँ 8, ठीक है। एक आध डिजिट का फर्क, लास्ट प्लेस पे चिंता नहीं है, ठीक है, मगर उसके आगे वाले में एरर ज़रा भी नहीं आनी चाहिए, बदलना नहीं चाहिए आंसर, ठीक है। तो पहला सम हुआ सेम टू सेम 9 नंबर का सम है, उसमें बल्ब डिफेक्टिव दिया है और हमें बल्ब नेचुरली कैसा चाहिए होता है, गुड बल्ब चाहिए होता है, तो सेम इसके जैसा सम रहेगा सम नंबर 9 जो कि मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अब देखते हैं। फॉर्मेट यही रहता है हर सम में, चाहे वो चाहे वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो या चाहे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी में पैटर्न यही रहती है। मीन एंड वेरिएंस पूछा हो तो ही ढूंढना, खास ध्यान रखना है, ना पूछा हो तो आवश्यकता कोई नहीं है उसे ढूंढने की, ठीक है। तो आराम से काम करना है। अब हम देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सम नंबर 8, ठीक है। छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स है और एक बड़ा एग्जाम्पल देखना है हमें। तो 8 नंबर में बोला है इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट 3 ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन है उसमें 3 ऑप्शंस दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए, ऐसा हम समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे जनरली 4 होते हैं, यहाँ पे 3 बोला है, यानी एंड ऑफ देम ओनली 1 इज करेक्ट, यानी करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 में से एक सही है, यानी 1/3 प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। A student does not know correct answer of any question, hence he ticks any one of the answer at random. Find the probability that his third answer will be correct at the 8th trial. ठीक है, तो सबसे पहला कंसीडर करना है, कंसीडर द करेक्ट आंसर एज सक्सेस, और एग्जाम हम इसीलिए देते हैं ताकि सक्सेस मिले हमें, और प्रोबेबिलिटी दी नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला है in an objective test 3 alternatives are given in each question and them only 1 is correct, यानी मैं सीधा यहाँ पे लिखने वाला हूँ the probability of the correct answer, उन्होंने दी नहीं है यहाँ पे probability, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा, is equal to 1/3। क्यों आया 1/3? क्योंकि एक आंसर सही है टोटल 3 आंसर में से, तो 1/3। अगर एक आंसर 4 में हो तो 1/4, एक आंसर अगर 5 ऑप्शन में से सही हो तो 1/5, आंसर तो एक ही सही होता है। और ये जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी P लिखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पॉइंट में कन्वर्ट करना है 0 पॉइंट, तो मैं 4 डिजिट यूज़ करूँगा। अगर आप 3 करते हो तो नेचुरली एरर आपको मिलेगी, जवाब आंसर थोड़ा अलग दिखता है, इसलिए 4 डिजिट यूज़ करो, या आप सीधा रखना चाहो तो भी वो रख सकते हो, 1/3 करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, मगर ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लोगे तो भी चलेगा। तो PQ यानी नया यहाँ पे क्या था खाली, तो प्रोबेबिलिटी ढूंढने वाला हिस्सा, बाकी पैटर्न कैलकुलेशन सेम टू सेम है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हीज थर्ड आंसर करेक्ट एट द 8th ट्रायल, ही वांट्स करके हम लिखते हैं हीज थर्ड आंसर करेक्ट, तो ये फॉर्मेट रहेगा, हम ही वांट्स करके लिखते हैं करेक्ट एट द 8th ट्रायल। तो छोटा नंबर यानी n कहेंगे सक्सेस, और टोटल ट्रायल यानी n+x, सो 3 + x इज 8, सो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5। x मिल गया है, अब हमारा वही काम है, ठीक है। सो फॉर्मूला लिखनी है हमें, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन,
ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है उसका मीनिंग हम यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 4 में करेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल आप इसे याद रखो, छोटा सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर है। n + x - 1 cn - 1 p⁻n q⁻x। एंड 3-4 सम के बाद तो फॉर्मूला भी याद रह जाती है, वैल्यू रख देते हैं आप सभी बाकी की। सो p ऑफ 5 n + x की वैल्यू 8 है, 8 - 1 c n यानी 3 है, p यानी 0.3333 रेज टू हमें रखना है n, 3333 रेज टू n यानी 3, 0.6667 रेज टू आएगा 5, ठीक है। सो 8 - 1 c 3 - 1 यानी 7c2। कैलकुलेटर जी की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है अब, ठीक है। तो 0.3333 3 बार करना है, सो आंसर है 0.03702 है, तो 37 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 0.6667 उसको हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है, और उसका आंसर ऑलमोस्ट आ रहा है 0.1317, ठीक है। चेक ज़रूर कर लेने का, एक बार मल्टीप्लाई करके आप भी चेक कर सकते हो ताकि एरर ना रहे। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 7c2 हमें पता है, 7 से 2 स्टेप जाओ, 7 × 6 42/2 यानी 21। तो अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज मैंने कहा जैसे बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई कष्ट होता नहीं है, खाली पॉइंट वाला ये पार्ट जो है नया आपके लिए, वो भी मैंने इसीलिए करवा दिया है ताकि घर पे टेंशन ना रहे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है 0.1023, और अगर आप बुक में देखोगे तो आंसर आएगा 0.1024 दिया गया है उधर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने 1/3 करके ही पूरा कैलकुलेट किया है। सो थोड़ा सा फर्क रह सकता है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम देखने वाले एक और सम, छोटे छोटे सम्स हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो आपको वैसे दिखेगा कि बहुत सारे सम हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में कंटिन्यूटी, लास्ट चैप्टर लेक्चर था उसमें भी कुछ बच्चों को टेंशन हुआ था कि सर इतने सारे सम, मगर कभी कभी टॉपिक ऐसा होता है कि जिसे आधा छोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं पूरा उसे, ठीक है। तो सम नंबर 7, अब जो हिस्से हम सम कर रहे हैं, लास्ट किया ये कर रहे हैं, उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई है, तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और वो प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं, तो बाकी का काम तो ईजी हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, सम नंबर 7 पेज नंबर 152। दिया क्या है, और डाई इज थ्रोन, डाई मतलब पासो, सांप सीढ़ी खेलते हैं, जो लूडो खेलते हैं वो वाला डाई, एक डाई दिया है, उसमें 6 साइड्स होती है, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अ डाई इज थ्रोन एंड इवन नंबर इज रिगार्डेड एज सक्सेस। ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो सक्सेस उन्होंने क्लियरली लिख के दिया है, अ डाई इज थ्रोन, तो मैं वो सेंटेंस लिखने वाला हूँ आगे, इवन नंबर इज रिगार्डेड एज सक्सेस। अब इवन नंबर कौन से होते हैं डाई पे, ओवरऑल नहीं, इवन नंबर इज रिगार्डेड एज सक्सेस, ठीक है। टोटल 6 नंबर्स होते हैं डाई में, 1 2 3 4 5 6, जिसमें इवन होते हैं 3 यानी 2 4 6, अगर वैसे ऑड पूछा जाए तो भी ऑड होते हैं 3 1 3 5, ठीक है। यानी जितने भी नंबर का क्वेश्चन हो तो वो आपको काउंट करना है, डाई में इवन नंबर होते हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज इक्वल टू 3/6, 3 यानी फेवरेबल केस, नीचे 6 यानी टोटल केसेस। 3 नंबर ऊपर है कौन से, इवन, 2 4 और 6, ठीक है, तो वो टोटल 3 नंबर्स होते हैं, वो ऊपर लिखे, और टोटल नंबर्स कितने होते हैं डाई में, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 3/6। अगर कोई भी एक ही नंबर पूछा जाए, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ओनली 6 या ओनली 1 या ओनली 2, कोई भी एक नंबर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी 1/6 में, कोई भी एक नंबर हो। 2 नंबर दिए जाए तो 2/6, यहाँ पे 3 नंबर है, इवन बोले या ऑड बोले तो क्या आएगा 3/6, ठीक है। और 3/6 यानी हमें पता है दिस इज नथिंग बट 0.5, 1/2 कह सकते हैं, तो हम p लिखने वाले हैं, p इज इक्वल टू 0.5, और q सीधा ही मिल जाएगा 1 माइनस p, 1 माइनस 0.5। मुझे डायरेक्ट लिखना आता है कि 0.5 होगा p के ऊपर से q, मगर हम फॉर्मूला मेंशन ज़रूर करेंगे एग्जाम में भी, खास ध्यान रखना है। p q आ जाएंगे, उसके बाद का काम तो आसान है। उन्होंने क्या पूछा है,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6th सक्सेस इज ऑब्टेन एट द 10th रो. सो ही वांट्स 6th सक्सेस एट द 10th थ्रो. ठीक है. सो n इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास नेचुरली 6 होगा. n प्लस एक्स इज 10. सो 6 प्लस एक्स इज 10. तो x की वैल्यू क्या होगी 4. ठीक है. तो फॉर्मेट एकदम वही है, कोई कष्ट है नहीं, खाली एनसीआर की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, वो भी पुराना ज़माना है 11th वाला, तो आप आराम से काम कर सकते हो. ठीक है. वैल्यूज आ चुकी है, फॉर्मूला रेडी है, रख देते हैं. n की जगह 6, x की जगह पे 4. x की जगह पे 4 है, n प्लस एक्स का नंबर 10 है, 10 माइनस 1 सी n इज 6, 6 माइनस 1 p यानी 0.5 रेज टू n यानी 6 एंड सिमिलरली 0.5 रेज टू 4. ठीक है. सो दिस इज 9c5. 9c5 कैसे ढूंढना है मैं बताता जा रहा हूँ. 9 8 7 6 5. 9 से 5 कदम रिवर्स जाना है. पहला कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. 5 तक नहीं बोला, लकीली 5 ही आ रहा है. नीचे होता है 5 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2 1. ठीक है. सीधा 5 कैंसिल हो जाता है, 3 2 6 कैंसिल हो जाता है एंड 4 2 8. ओके. सो आंसर हमें इजीली मिल सकता है 126. सो 0.5 रेज टू 6 भी कर लेते हैं. ठीक है. सो 0.5 6 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर है 0.015625. इसमें मैं एक्स्ट्रा डिजिट लिख रहा हूँ क्योंकि फिक्स आंसर है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन नहीं है, अदरवाइज हमें उसकी ब्रेक लगा देनी चाहिए 4 डिजिट तक. 0.5 रेज टू 4 करना है, तो वो है 0.0625. सो ऑलमोस्ट सभी आंसर आ चुके हैं हमारे. कैलकुलेशन एकदम सिंपल है. ध्यान रखने में पॉइंट्स में जीरोस का ध्यान रखना है, जीरो कम या ज़्यादा ना हो जाए, अदरवाइज सम बहुत ही प्यारे हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला इसमें है ही नहीं, सिवाय कि आप खुद पर्सनल गलती करो. सो 126 0.015625 इंटू 0.0625. ठीक है. तो आंसर इसका एग्जैक्ट आप देख पाओगे, बुक के जैसा आंसर ही मिलेगा हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे डिजिट्स सभी लिए हैं. ठीक है. यानी अगर आपको एग्जैक्ट आंसर लाना है तो सभी डिजिट्स कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा, बाकी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है. तो ये कुछ जो एग्जाम्पल अभी हमने देखे, जैसे कि 6 नंबर देखा, 7 नंबर, 8 नंबर, तीनों के तीनों वैरायटी वाले सम है. 6 नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं दिया था, क्यू दिया था. 7 नंबर के अंदर अभी हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढी सक्सेस की. 8 नंबर में वो ऑब्जेक्टिव टाइप का सम था, 3 ऑप्शन वाला, तो उसमें 1/3 खुद कैलकुलेट किया. तो कुछ इस तरह के सम हम भी कर रहे हैं हम. ठीक है. अब जो हमें देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास आने वाला है. ठीक है. सम नंबर वो है 11. ठीक है. लेंथ वाइज थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी एग्जाम्पल रहता है ये हमारा, मगर कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज क्रिटिकल या क्रूशियल. ध्यान से अगर काम करते हो तो कोई भी सम मुश्किल नहीं होता. अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो सम नंबर 11. ठीक है. 11 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कैन हिट अ 6. ठीक है. पर्सन 6 हिट कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, सॉरी, अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट, ऊपर वाला सम आ गया था, इज 0.8. ही गेट्स अ प्राइज व्हेन ही हिट्स द टारगेट फॉर द 4th टाइम. यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है, टारगेट हिटिंग के बारे में पूछा गया है. ही वांट्स 4th सक्सेस, n इज इक्वल टू 4. मगर कहानी में ट्विस्ट अब है. देखो उन्होंने बोला क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिक्वायर मोर देन 7 ट्रायल्स टू गेट द प्राइज. कहानी में ट्विस्ट क्या, तो टोटल ट्रायल्स हमें फिक्स नहीं बताया गया अब तक, आगे तो 10 9 ऐसा होता था n प्लस एक्स. यहाँ पे बोला है मोर देन 7, यानी n प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 नहीं है, ग्रेटर देन 7 है. तो कैसे करना चाहिए, तो वही समझना है. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम सक्सेस कंसिडर करेंगे, उन्हें प्राइस चाहिए सक्सेस के लिए ही, तो वो तो प्रोबेबिलिटी रेडी है. तो हम लिखेंगे कंसिडर हिटिंग द टारगेट एज सक्सेस. थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको,
क्योंकि सक्सेस वाला पार्ट लिखना, बुक के अंदर इलुस्ट्रेशन मत देखना, उसमें तो सीधा पी क्यू आ जाता है, आंसर आ जाता है फटाफट। और उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट इज 0.8, यानी ये होगा हमारा P 0.8 और उसके ऊपर से सीधा मिलेगा Q, Q यानी 1 माइनस P यानी 1 माइनस 0.8 यानी 0.2। तो PQ रेडी हो गए हमारे। कहानी में ट्विस्ट खाली n प्लस x के लिए है, ठीक है। और उन्होंने दिया है ही वॉन्ट्स टू हिट द टारगेट फॉर 4th टाइम। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे पार्ट को। हमारे पास n रेडी हो गया है और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है ही विल रिक्वायर मोर देन 7 ट्रायल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, ही विल रिक्वायर मोर देन 7 ट्रायल्स, यानी n प्लस x है, ग्रेटर देन आएगा 7, ठीक है। अगर 7 और मोर लिखा जाए तो ग्रेटर देन के साथ इज इक्वल टू लिखने का, एटलीस्ट लिखा जाए, एटलीस्ट એટલે मिनिमम, तो उसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने का। मगर मोर देन का मीनिंग क्या होता है, 7 से ज़्यादा, 7 नहीं 8 या 9 या 10 ट्रायल्स लेता है, ऐसा समझा जाता है। तो n की जगह पे मैं 4 रख देता हूँ, तो 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 7। सो x की वैल्यू 7 माइनस 4 यानी क्या होगा 3। तो पार्ट हमारा रेडी है, मगर फॉर्मूला में हम x की वैल्यू लास्ट में रखेंगे, पहले जनरल फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। तो हम लिखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारा पूरा 7 मार्क्स का हैवी सम हो जाता है ये जब पूछते हैं तब। सो n प्लस एक्स माइनस 1 सी एन माइनस 1 पी रेस टू एन क्यू रेस टू एक्स, और वैल्यू रख देते हैं। x के अलावा मैं सब रखने वाला हूँ, खास ध्यान रखना है x हम लास्ट में रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू बदल रही है, तो उस वजह से p जो है 0.8 रेस टू 4 एंड 0.2 रेस टू x, ठीक है। n की वैल्यू फिक्स है, यानी 0.8 रेस टू 4 वाला आंसर हमें मिल जाएगा पहले ही, तो वो फिक्स रहने वाला है 0.8 रेस टू 4, तो वो मैं कैलकुलेट करके लिख दूंगा क्योंकि p रेस टू n में आंसर फिक्स हो चुका है। 4 माइनस 1 यानी यहाँ पे आएगा 3 प्लस एक्स, सी 4 माइनस 1 यानी 3, और ये जो है 0.4096 0.2 रेस टू x। तो ऑलमोस्ट इक्वेशन रेडी हो चुका है हमारा, फॉर्मेट कॉमन रेडी हो चुका है, जिसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या किया सबसे पहले, तो पी क्यू तो एज यूजुअल जैसे करते हैं वैसे ही है। एन हमें फिक्स दिया गया था यहाँ पे 4th सक्सेस, बदला क्या, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 7 और मोर या मिनिमम 7 एटलीस्ट 7 ऐसा दिया जाए तो इक्वल टू आएगा, ठीक है। ओनली मोर देन 7 लिखा जाए तो ग्रेटर देन, मोर देन के अलावा कुछ लिखा हो वर्ड एटलीस्ट, यानी मतलब था मिनिमम, एटलीस्ट या मिनिमम, तो ग्रेटर देन के साथ क्या लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसा एक सम भी हम बाद में देखेंगे। तो x ग्रेटर देन 3 है, अब हम काम करते हैं उसका, x ग्रेटर देन 3 का मीनिंग क्या, या तो 4 फेलियर होंगे, या तो 5 फेलियर होंगे, या तो 6 फेलियर होंगे, अप टू अंत नहीं है इसका, ठीक है। खास याद रखना है, वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, ठीक है। सिग्मा पी एक्स आई इज 1, ये आप 12th में भी पढ़ चुके हो। टोटल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस, जब तक है कैलकुलेशन सभी का टोटल क्या होना चाहिए 1। अब यहाँ पे 4 से शुरुआत होती है, 4 से शुरुआत, ठीक है, 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे कैलकुलेशन करनी है तो 1 माइनस करके काम करेंगे, ठीक है। 3 से ज़्यादा है, सीधा यहाँ से 1 माइनस मत लिखना, ग्रेटर देन 3 का मीनिंग पहले लिखो। 4 के बाद वाली कैलकुलेशन इंक्लूडिंग 4 चाहिए, तो हमें 1 माइनस क्या करना चाहिए, 4 के पहले वाले सभी 0 1 P ऑफ 2 एंड P ऑफ 3, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें 1 2 3 4 वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट ये है P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस अप टू सो ऑन, जैसे डैश डैश किया है हमने, डॉट 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 किया है। तो जितने पार्ट लिखे हैं उसके अलावा लेफ्ट में कौन सा बाकी रहा 4 के पहले वाले, इन सभी को उठा के हम दूसरी साइड भेजते हैं। इस इक्वेशन को देखो तो ये हमें
मिलेगा। ठीक है, तो खास ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। ना समझ में आए तो जो आगे वाला पार्ट मैंने कहा है वो रिवाइंड करके वापस देख लेना, सुन लेना। और इसे हम कहने वाले हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन होगा। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 इक्वेशन 1 में हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 कैलकुलेशन करेंगे। बाद में ये पूरा चारों आंसर आ जाए वो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। सो सिंपली पुट x इज इक्वल टू 0 इन रिजल्ट नंबर 1, या इक्वेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको पसंद आए। तो इक्वेशन 1 या रिजल्ट 1 में रखते हैं p ऑफ 0 3 प्लस 0 c3 0.4096 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड 0.2 रेज टू 0। सो दिस इज 3c3, दिस इज 0.4096। एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। किसी के भी ऊपर 0 हो तो आंसर 1 होता है। NCN एंड NC0 आर ऑलवेज 1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ना याद हो तो ये साइड में लिख देना। NC0 एंड NCN आर ऑलवेज 1। नीचे 0 हो, ऊपर कोई भी नंबर हो तो आंसर 1, ऊपर नीचे नंबर सेम हो तो वो भी होता है 1। कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड का है, मगर याद ना हो तो ये नोट कर लेना। ठीक है, यानी इन शॉर्ट यहाँ पे ये दोनों तो 1 ही हो गए। सो पहला आंसर जो है P0 वो हमारे पास रेडी हो चुका है 0.4096। उसी तरह से बाकी की 3 कैलकुलेशन भी हमें करनी है। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन रिजल्ट नंबर 2, हाँ सॉरी, इन रिजल्ट नंबर 1। इक्वेशन तो 1 ही रहेगा, तो जहाँ जहाँ x है 1 1 एंड 1, 3 जगह पे 1 रखने वाले हैं, यानी 3 प्लस 1 c3 0.4096 में कोई कष्ट नहीं है एंड 0.2 रेज टू 1। दिस इज 4c3 0.4096 इंटू 0.2। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4c3 इज ऑलवेज 4, कैलकुलेट करना चाहो तो आपको वो मिलेगा। और ये तो बेसिक है, आप समझ ही चुके हो, आगे पढ़ चुके हैं हम। 0.4096 इंटू 0.2, तो ये जो मिलेगा वो मिलेगा 0.32768 है, तो मैं लिख रहा हूँ उसे एज 3277। तो ये मिला हमें P ऑफ 1। अभी भी हमें 2 और कैलकुलेशन करनी है, P ऑफ 2 एंड P ऑफ 3, जो कि हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। लेंथ वाइज थोड़ा लेंथी सम है। इलुस्ट्रेशन में आप देखते हो तो वो चारों की चारों वैल्यू यहाँ पे बॉक्स में कंटिन्यू करते हैं, उस तरह से मत करना। इलुस्ट्रेशन भी है तो भी हमें अलग ऐसे सेपरेट कैलकुलेशन करने में थोड़ा 1-2 स्टेप ज़्यादा हो तो कर लेने का, मगर मार्जिन ऑफ एरर जो है वो कम होगा। ठीक है, अब आगे करते हैं कैलकुलेशन। पुट x इज इक्वल टू 2 इन रिजल्ट नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव P ऑफ 2 3 प्लस 2 c3 0.4096 एंड 0.2 रेज टू 2। ठीक है, चेक कर लेने का, x कीजिए 2 2 एंड 2, दैट्स ऑल। सो 5c3 0.4096, दिस इज 0.04। 5c3 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 543 डिवाइडेड बाय 3 to 1 10 मिलेगा। ठीक है, 5c3 60/6। कैलकुलेटर यूज करके भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। एंड 0.04, तो ये जो वैल्यू मिल रही है वो हमें मिल रही है 0.1638 P ऑफ 2। ठीक है, अब ऑलमोस्ट आखिरी कैलकुलेशन है 3। जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा आगे मत चले जाना, 3 तक ही जाना है, वैसे तो आप जाते नहीं आगे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, सो P ऑफ 3 प्लस 3c3 0.4096 0.2 रेज टू 3। देख लेने का है 3 3 3 3 3 एंड 3, यस। सो दिस इज 6c3। ना समझ में आए तो लिख के करने का, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से काम कर दो, 3 2 6 5 4 20 20 मिलेगा, तो लिख के कर लेने का पेंसिल से साइड में। ठीक है, क्योंकि मार्क्स भी हमारे ही जाते हैं अगर गलत काम कर लिया तो। सो वी हैव 20 इंटू 0.4096 इंटू 0.008। ठीक है, तो वो आंसर मिल रहा है 0.06553 है, तो मैं 5 लिखता हूँ। तो सभी वैल्यूज़ आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, P0 मिल गया, P1 मिल गया, P2 मिल गया। और अब एक ही सिंपल सा काम हमें करना है,
और वो है वैल्यू रखना, ठीक है। सो पुट द वैल्यूज, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ऑफ P0, P1, P2 एंड P3 इन रिजल्ट नंबर 2। यहाँ पे वैसे था, फिर भी आपके लिए मैं लिख रहा हूँ x ग्रेटर देन 3। फिर से आपको ये फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा वैल्यू रख सकते हो, लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस हमने लिखा था P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। सभी वैल्यूज़ आ चुकी है, रख देते हैं सभी वैल्यू। 0.4096, 0.3277, 0.1638 एंड 0.0655। अब इन चारों का टोटल करना है हमें और फिर 1 में से माइनस कर देंगे। 4096 प्लस 0.3277 प्लस 0.1638 प्लस 0.0655 और ये टोटल मिल रहा है हमें 1 माइनस 0.9666, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉइंट में फ़र्क हो सकता है, चिंता नहीं करना है, एक आध डिजिट का डिफरेंस आए तो, और उसे 1 में से माइनस करेंगे तो हमें मिल रहा है हमारा आंसर 0.0334, ठीक है। और अगर आप बुक में आंसर ऑब्जर्व करते हो तो वो 0.0333 दिया गया है, ठीक है। तो 11 नंबर का सम है, इसके जैसे हमारी बुक के अंदर ऑलमोस्ट सेम टू सेम ऐसे ही कह सकते हैं, वैसे 2 सम हमारे पास है, ठीक है। 19 नंबर है एंड 21 नंबर है। 21 नंबर में आपको होमवर्क में दूंगा, 91 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जाए उससे पहले, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट करे उससे पहले एक छोटा सा सम है 12 नंबर का, वो भी मैं करवा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। 12 नंबर तक का पार्ट पहला डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 13 नंबर से जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा शुरू होता है। कार्ड्स वाले सम तो हम ऑलमोस्ट स्कूल से भी पढ़ते आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में पत्ता वाला, पत्ता बराबर, काली फल्ली, चरकट वगैरह वगैरह, ठीक है। कार्ड्स जो होते हैं स्पेड, डायमंड, हार्ट कार्ड, ठीक है, क्लब कार्ड, वो सब तो हमें पता ही है। तो 12 नंबर का सम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। आज का आखिरी एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन ड्रॉज कार्ड वन आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट, पूरवणी सहित, यानी मैं वन बाय वन एक एक कार्ड निकालता जा रहा हूँ, वापस उस डेक के अंदर रखता जा रहा हूँ। 52 कार्ड जैसे टूक मानो मतलब ये था। विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो कार्ड बाहर निकाला वो वापस नहीं रखते, पूरवणी रहित तो ये बार मुकी देवानो। तो उसमें यहाँ पे ऐसे सम नहीं आएंगे, यहाँ पे नॉर्मल विथ रिप्लेसमेंट ही आएगा। क्वेश्चन सीधा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट थर्ड स्पेड एट द 7th ड्रॉ। ओके, थर्ड स्पेड चाहिए एट द 7th ड्रॉ। और क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक्स्ट्रा ये भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरियंस, ठीक है, वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर गेटिंग थर्ड स्पेड। खाली मीन वेरियंस याद रखो, बिफोर गेटिंग थर्ड स्पेड ही होता है कॉमन पार्ट। यानी स्पेड कार्ड चाहिए, स्पेड कार्ड એટલે કાળીનું પત્તું, हर एक सूट के 13 पत्ते होते हैं। स्पेड એટલે काળી, क्लब એટલે फल्ली, चरकट એટલે डायमंड, डायमंड यानी चरकट, एंड हार्ट कार्ड यानी लालનું पत्तू। 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें स्पेड कार्ड हर एक के 13 पत्ते होते हैं। तो हमें यहाँ पे सक्सेस कंसिडर करना है, कंसिडर स्पेड कार्ड एज सक्सेस, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी में सीधा ही लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड, और वो प्रोबेबिलिटी होता है टोटल 13 पत्ते हैं स्पेड के, ठीक है। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, उसमें 13 पत्ते होते हैं स्पेड के। टेक्निकली तो लिखा ऐसे जाता है, एक कार्ड सिलेक्ट करना है, यानी 13C1 डिवाइडेड बाय 52C1, और तब जाके बनता है 13/52, और जिसे हम लिख सकते हैं 1/4 यानी 0.25, ठीक है। तो उसको हम कह देंगे हमारा P 0.25 हो जाएगा, Q होगा 1 माइनस P यानी 1 माइनस 0.25 यानी 0.75, ठीक है। PQ रेडी हो चुके हैं। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
he will get third spade at the 7th draw. He wants third spade at the 7th draw. ठीक है, ड्रॉ यानी टोटल 7 बार कार्ड्स निकाले, 3 बार चाहिए. n इज इक्वल टू 3, n प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो n की जगह पे 3 रख देने का और हमें x हमारा मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 4. ठीक है, सिंपल सा टास्क है, कोई कष्ट होता नहीं है. x की वैल्यू हमारी मिल चुकी है हमें, x इज इक्वल टू 4. अब क्या करना है, तो अब वही दास्ता प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, खास टाइटल प्रॉपरली देना है, बॉक्सेस बनाना है, सपोज करना है. इन शॉर्ट जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे पूरा काम करोगे तो आपका आधा मार्क्स भी नहीं जाएगा. अदरवाइज अगर कुछ कट पेस्ट करते हो तो फिर मार्क्स कट हो जाते हैं. डिटेल पूरी देनी है. सपोज करो, प्रोबेबिलिटी अगर ना दी हो तो ढूंढो, जैसे कि यहाँ पे हमने ढूंढी. अब वैल्यू रख देते हैं p ऑफ 4, n प्लस एक्स की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1 c 3 माइनस 1, p यानी 0.25 रेज टू n यानी 3 एंड 0.75 रेज टू x यानी 4. सो दिस इज 7 माइनस 1 यानी 6c2. और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो वो जो आंसर है वो मिल रहा है हमें 0.015625. ध्यान रखना, आगे भी मैंने बोला था जब कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो, अगर 10 बार आंकड़ा कंटिन्यू है तो 4 डिजिट लेवाना. अब ओछा पे हो तो कंटिन्यू नहीं करवा मेरी इतना. पॉसिबली बहुत ज़्यादा डिजिट आ रहे हैं तो 4 डिजिट कंसिडर करो, प्रॉब्लम नहीं है. वैसे इसमें भी 4 लिखो, तो जैसे इसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं तो मैं नहीं कह रहा कि 0.31640625 लिखो, तो 0.3164 लिख सकते हैं, मगर इसमें आप देख सकते हो ज़्यादा डिजिट नहीं है. सो इसमें होगा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 यानी 15. सो अब हमारा आंसर आने को है. और इसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरियंस. ठीक है, तो मीन एंड वेरियंस भी हम ढूंढेंगे, जो कि आगे वाले एक सम में हम कर भी चुके हैं लास्ट लेक्चर में. सो प्रोबेबिलिटी जो है 0.074156 करके दिया है. सो अप्रोक्सीमेटली मैं 2 लिख सकता हूँ, 1 लिखोगे तो भी चलेगा. चौथा डिजिट है, उसमें कोई टेंशन नहीं होता, आप लिख सकते हो. ठीक है, अब उन्होंने पूछा है मीन एंड वेरियंस, तो अब मीन ढूंढ लेते हैं. मीन यानी NQ बाई पी एंड वेरियंस होता है NQ बाई पी स्क्वायर. सो n जो दिया है वो है n इज 3, q है हमारे पास 0.75 एंड p है वो है 25. सो आप सीधा भी 25 तारीख पंचोते 3 इंटू 3 यानी सीधा भी लिख सकते हैं. मीन जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 9. या कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर का यूज़ करो, कैलकुलेटर भी आपको आंसर यही देगा. ठीक है, n यानी 3, अगेन 0.75, नीचे 0.25 का स्क्वायर होगा. 3 0.75 0.0625, और अगर डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा. कैलकुलेटर में देखो ज़रा, मुझे भी देखना पड़ेगा कैलकुलेटर में. 3 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 0.0625 इट इज़ 36. ठीक है, एंड यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो वेरियंस इज ग्रेटर देन मीन. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन या बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है. चैप्टर मैंने पहले भी कहा है बहुत ही छोटा चैप्टर है. प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल सैटरडे को ये चैप्टर ख़त्म भी हो सकता है. ठीक है, तो होमवर्क में क्या करोगे आप, तो आपके लिए काम आज थोड़ा ज़्यादा रहेगा. 4 सम तो मैं दूंगा ही मिनिमम, जिसमें सबसे पहले जो सम है एक वो क्रिकेटर वाला है, 10 नंबर का सम आप करोगे. ठीक है, फिर उसके बाद जो अभी हमने ऑल्टरनेटिव वाला सम किया कि 4 टेस्ट में 3 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है, वैसा 4 ऑब्जेक्टिव वाला है. 26 का बी, 26 का एग्जैक्टली नॉट बी, इट इज़ सी. ठीक है, 26 का सी. और उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव वाला सेम एग्जाम्पल भी ऐसा भी पूछा गया है. ठीक है, तो बहुत सारे सम है. कॉइन वाला एक सम है वो भी आप कर सकते हो. यस, 29 का डी एंड 21 रह गया, पहले 21 लिख देते हैं. 29 का डी 21.
ठीक है, तो टोटल 4 सम करने हैं आपको, जैसे मैंने पहले ही कह दिया है। 21 के बाद 26 का C एंड 29 का D, ठीक है। 29D जो है वो ऑलमोस्ट जो हमने पहले बोला था वैसा ही सम है, पोटैटो वाला। ओके, 6th पोटैटो एंड 8th पोटैटो इज टेस्टेड, लेट मी चेक। ओके, D नहीं है, ये भी C है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, नंबर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। यस, पोटैटो वाला, स्टेल पोटैटो वाला जो मैंने सम करवाया वैसा ही सम है यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, पोटैटो आया तो मैंगो क्यों रह जाए, मैंगो छोड़ दिया था मैंने, ठीक है। 9 भी आपको दिया जा रहा है, तो आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लेक्चर रहेगा। 5 सम है, आज के आज कंप्लीट करना, क्योंकि कल सैटरडे का जो लेक्चर है उसमें नेगेटिव बाइनोमियल का एक सम मैं ज़रूर करवाऊंगा 19 नंबर, और एक दूसरा छोटा सा सम है। और उसके बाद जो है हमें करना है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, उसके 3-4 एग्जाम्पल ही है। तो कल के लेक्चर में हमारा ये जो यूनिट है, छोटा सा चैप्टर, छोटा सा यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.